नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और अब हम लोग इनकम टैक्स के अलग अलग चैप्टर्स में जाना शुरू करेंगे। टीडीएस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस। टीडीएस का अगर वॉयलेशन होता है तो उसका लेट फीस, उसका इंटरेस्ट, उसका पेनल्टी, उसका प्रोसिक्यूशन, ये सारा कुछ हम लोग ये चैप्टर वाइज करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस ग्रुप में सभी को पुराना इनकम टैक्स आता है और उस पुराने इनकम टैक्स को हम नए इनकम टैक्स के साथ कनेक्ट भी कर रहे हो। ग्रुप में ऐसा कोई है जिस जो इनकम टैक्स पहली बार पढ़ रहा हो? कोई भी है? मैं सर पढ़ रहा हूँ। पहली बार पढ़ रहा है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यस सर। हम लोग पुराना और नया, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पुराना आता है और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, वो तो पता होगा आपको। यस सर। चलिए, उतना बेसिक पता है तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, अब हम लोग इससे पहले जो कर चुके थे वो मैं एक बार दिखला देता हूं आपको। तो हम लोग का पहला 4-5 सेशन इसी हम लोग का जो फोकस था कि आपको नया सेक्शन तो याद है, उसको पुराने सेक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो उसके लिए हमने बेसिकली तीन चीजें बनाई थी। एक, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसमें सेक्शंस ये सारे थे: प्रिलिमिनरी, डेफिनेशन, टैक्स ईयर, बेसिस ऑफ चार्ज वगैरह, 5 हेड, एडजस्टमेंट, टोटल इनकम, फिर वो कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल वगैरह वगैरह, ये सारे। इसके बाद हमने जब टोटल इनकम कंप्यूट कर लिया तो उसके बेसिस पे टैक्स। अब ये टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, न्यू टैक्स रिजिम, मैट, एएमटी, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके। इसी में टैक्सेशन में, ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में, ये वाला जो चैप्टर है ये हम लोग को करना है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टैक्स कलेक्टेड एट। तो हम लोग वी आर फोकसिंग ऑन दिस। और इसका सेक्शन कहां से जाएगा? 3902 410। अगर इसमें कुछ डिफॉल्ट हो जाए तो इंटरेस्ट एंड लेट फीस, जिसका 423 to 430 है। तो पूरा पूरा जो सेक्शन है वो 390 से लेकर 430 तक मान के चले। इसके बाद असेसमेंट हमने कर लिया था, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील, जो 236 से शुरू हो रहा। तो ये सारा है। अब इसी में हम लोग कुछ कुछ जो टीडीएस और एडवांस टैक्स से कनेक्टेड होगा, पेनाल्टीज 439 to 472, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन 473 to 498। मैं अब टीडीएस शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, पुराना कनेक्ट कर। देखिए, पहले क्या होता था, एक प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, करेक्ट है? जी सर। प्रीवियस ईयर में ही आपको टीडीएस, अब प्रीवियस ईयर क्या होता था, जिस ईयर में आप पैसा कमा रहे हैं, और असेसमेंट ईयर क्या होता था, जिस ईयर में आप वो जो पैसा 31 मार्च तक यहां तक कमाया है उसका आप टैक्स कंप्यूट करते हैं। असेसमेंट ईयर में टैक्स कंप्यूट करने के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं, करेक्ट है? जी सर। 31 मार्च तक आपको कौन सा टैक्स दे देना चाहिए? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स अगर एप्लीकेबल है तो। और टीडीएस किस फाइनेंशियल ईयर में आपका काटा जाता था? प्रीवियस ईयर में सर। प्रीवियस ईयर में ही ना। तो टीडीएस एंड टैक्स कलेक्टेड एट सो, तो ये ड्यूरिंग द ईयर, जब जब आप पैसा कमा रहे हैं तब तब आपको ये टैक्स देना होता था, करेक्ट है? जब 31 मार्च आ जाता था तो देन यू नो, आफ्टर 31 मार्च, आफ्टर मेकिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑडिट व्हाट इज योर एक्चुअल इनकम, वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ईयर ही पता लगेगा। यस और नो? जी सर। जब आप यहां पर टोटल इनकम, एक्चुअल टोटल इनकम, यहां पर एडवांस टैक्स आप किस बेसिस पे देते थे? यहां पर एडवांस टैक्स आप किस सर बेसिस? एक्रूड प्लस एस्टिमेटेड। एस्टिमेट, एक्रूड एस्टिमेटेड प्लस इनकम। एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड। और कुछ जगह एक्चुअल इनकम, कैपिटल गेन में एक्चुअल जब जनरेट हो जाता है तब से आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना होता है। लॉटरी इनकम तब से, जब से आपका एक्रू हो जाता है तब से आपको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन बेसिकली आप पीजीबीपी, सैलरी, ये सब एस्टिमेटेड बेसिस पे, करेक्ट है? जब आप एक्चुअल टोटल इनकम यहां पर, अब जब 31 मार्च इज कंप्लीटेड इन द असेसमेंट ईयर, यू नो व्हाट इज योर एक्चुअल टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम पे यू कैलकुलेट द टैक्स। इसी टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना चाहिए, वो अगर आप प्रीवियस ईयर में देते हैं उसी को तो एडवांस टैक्स या टीडीएस बोलते हैं, या जी प्रीपेड सर। टैक्स बोलते हैं। जी सर। अब आप समझिए, ये जो टैक्स कैलकुलेट कर लिया आपने, जो टैक्स आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में दे चुके, वो माइनस होगा या नहीं होगा? माइनस होगा। और जो बचा हुआ टैक्स है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो बचा हुआ टैक्स है उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन कौन सा था पुराना? 140। 140 140 ए। 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 अब नए में क्या होगा? नए में
ये प्रीवियस ईयर को क्या बोलने लगे हम लोग नए लॉ में? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर। इसको भी क्या बोलने लगे हम लोग? टैक्स ईयर ही बोलेंगे सर आप। इसको भी टैक्स ईयर ही बोल। तो अब इसको कैसे बोले? अभी हमने जो पुराने में बोल दिया, जो टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना चाहिए वो टैक्स अगर आप प्रीवियस ईयर में देते हैं उसको प्री पे टैक्स बोलते हैं। यहाँ कैसे जी बोले कि जो टैक्स आपको लेटर टैक्स ईयर में देना है वो अगर आप करंट टैक्स ईयर में देते हैं तो उसको हम लोग प्री पे टैक्स बोलेंगे। हेलो, जी सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो टैक्स आपको लेटर टैक्स ईयर में देना है अगर उसको आप करंट टैक्स ईयर में देते हैं, लेटर टैक्स ईयर में देना है उसको अगर आप करंट टैक्स ईयर में देते हैं तो उसको हम लोग प्रीपेड टैक्स बोलेंगे। जी सर। प्रीपेड टैक्स कितने तरीके के? एडवांस टैक्स, तीन। टीडीएस, टीपीएस। एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस टीसीएस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हेलो, टीडीएस टीसीएस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो डेफर नहीं होती सिर्फ इस बात से कि लेटर टैक्स ईयर में टैक्स लगना है। सर ये इनकम बेसिक एस्केप ना हो फिनोमेना जाए है, टैक्सेशन से। बेसिक इनकम फिनोमेना है टैक्स का इनकम कि एस्केप ना हो जाए टैक्सेशन से। यस, नहीं टू नहीं। स्टॉप, टू स्टॉप टैक्स इवेजन। यस एकदम। बेसिक पर्पस यही है, टू स्टॉप टैक्स इवेजन। एडवांस टैक्स का पर्पस बताइए। सर एडवांस टैक्स का तो इंटरेस्ट वगैरह जो लगती है गवर्नमेंट की। नहीं, वो तो पर्पस देखिए, जब तक आप पर्पस नहीं जानेंगे आपको नहीं पता लगेगा इंटरेस्ट क्यों मांग रही है गवर्नमेंट। सर बेसिकली जो है ना, जो टैक्स का चलिए डेफरमेंट रिकवरी ऑफ अलाउड नहीं है टैक्स। कि लेटर टैक्स ईयर में आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप हम मुझे पर्पस बताइए, ये पर्पस, योगेश जी पर्पस। टैक्स प्लानिंग सर। नहीं नहीं, जैसे टैक्स जैसे प्लानिंग भी इनकम नहीं है। एक्रू टैक्स की रिकवरी। वो तो समझ गया, गवर्नमेंट तो पर्पस क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग, क्योंकि आपसे गवर्नमेंट तो टैक्स अल्टीमेटली असेसमेंट ईयर में पूरा ही ले रही है, पहले लेने का क्या मतलब? सर गवर्नमेंट की जो प्लानिंग रहती है, जो collection of tax in the same year. इम्प्लीमेंट करना रहता है, उसके लिए जो एक, फंड चाहिए तो एडवांस टैक्स के रूप में ही आता है ना सर। यस, एक पर्पस तो ये है कि गवर्नमेंट का डे टू डे खर्चा है वो मीट करने के लिए गवर्नमेंट को तो पैसा पहले चाहिए, इसीलिए एक एडवांस टैक्स का एक पर्पस आ गया। तो एक पर्पस फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई? Sir, as you pay, as you earn, you pay the tax. Purpose is, हाँ बताइए। hello, हाँ पर्पस बताइए गोपाल जी। purpose is as you earn, you pay the tax. नहीं वो तो थोड़ी है, हाँ सर, पर्पस थोड़ी। जैसे जैसे एक्चुअली आपका गवर्नमेंट बोलती है अरे कि ठीक ठीक ऐसे आप ठीक ठीक, कमा आगे। रहे हैं तो मैं आपका ये समझ गया, गवर्नमेंट मैं इज ए समझ गया पार्टनर दैट। इन योर बिजनेस. गवर्नमेंट इज ए पार्टनर इन योर अर्निंग. एज यू अर्न, you some percentage you pay the in advance वाई? so that के वाई? right. वाई? Because you know that the government has to run the business है ना. वो तो The हो गया ना। government has. अरे गोपाल जी, एक पर्पस तो हो गया ना, गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट है, दूसरा पर्पस दूसरा पर्पस. संजय, संजय बताइए। Collect the advance tax in the same year. हाँ। Same जो टैक्स सेम ईयर में ही कलेक्ट हो जाए जो नहीं बनता है. वो तो मतलब हो गया ना, मैं दूसरा पर्पस हाँ. बताता हूँ। एडवांस टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टैक्स पेयर, कि उसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अंत में बहुत ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए किसी को 50 करोड़ का टैक्स देना अचानक से असेसमेंट ईयर में बोला जाएगा, तो दैट प्रॉब्लम कैन अराइज। टू सॉल्व द लिक्विडिटी प्रॉब्लम ऑफ द टैक्स पेयर दे से दैट यू पे क्वार्टरली। तो दो पर्पस। वर्ड हैवी बर्डन टैक्स। टू लाइटन द बर्डन ऑफ टैक्स इमीडिएटली। अब समझिए, हमने ये सब कुछ लिखा है, मैं वो पढ़ देता हूं फटाफट। द टैक्स विच इज पेड बिफोर असेसमेंट ऑफ इनकम इज कॉल्ड प्रीपेड टैक्स. Generally, income is earned during the tax year and computed and assessed in the later tax year. The tax which is paid in the income earning year is called prepaid taxes, which are TDS, TCS, and advance tax. Final computation of income and tax shall be as per section 4 subsection 1 only. 4 subsection 1 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग चार्जिंग। सेक्शन है. चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन जो टैक्स काट रहा है, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डायरेक्टर एंड टैक्स कलेक्टर। अब एक बात बताइए, ये प्रोसेस काम कैसे करता है? एक बार वैसे आपको सब पता ही है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को सैलरी देने से पहले गवर्नमेंट इसको कहती है कि आप टैक्स काट के पेमेंट करना। मान लीजिए उसकी 10 लाख रुपए की सैलरी है, तो गवर्नमेंट इसको बोलती है कि इसको 9 लाख दो, 1 लाख रुपया टैक्स के रूप में काट लो, करेक्ट है, और ये जमा करवा दो। जब ये एम्प्लॉयर जमा करवा रहा होगा तो वो किसके नाम पे जमा करवा रहा होगा? एम्प्लॉय के पैन पे. एम्प्लॉय के नाम पे जमा करवा रहा होगा, तो ये एम्प्लॉय का पैन नंबर ये सब ले लेगा। जी सर। ये क्या अप्लाई करेगा टैक्स काटने के लिए? 10 नंबर। टीडी कैन नंबर। तो ये टैक्स काटेगा, रिटर्न भरेगा और ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। जब गवर्नमेंट को जमा करवाएगा तो उस रिटर्न में इसका पैन भी देगा,
हेलो, हाँ देगा। जब ये जी इसका सर। पैन आएगा तो फिर वो रिटर्न जब प्रोसेस हो जाएगा तो फिर एम्प्लॉय को, क्योंकि ये एम्प्लॉय का ही 1 लाख रुपया है, तो एम्प्लॉय को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। धीरे धीरे बाबू। यस हेलो, सर। जी सर। मैचिंग उचिंग होने के बाद इसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये टैक्स 1 लाख रुपया किससे कलेक्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को, अगर ये डायरेक्ट टैक्स है तो? एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय एम्प्लॉय से से, कलेक्ट। लेकिन कलेक्ट किससे किया जा रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर से। से। एम्प्लॉयर से। तो कैन वी से दैट एम्प्लॉयर इज एन एजेंट हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट यस सर। टू कलेक्ट टैक्स? यस सर। तो जो भी टैक्स काट रहा, चाहे एम्प्लॉयर सैलरी देते वक्त, बैंक इंटरेस्ट देते वक्त, कंपनी डिविडेंड देते वक्त, जो जिसने लोन लिया है वो इंटरेस्ट देते वक्त, तो यहां पर इसको हम लोग पेयर बोल सकते हैं जी सर। और इसको पे। पेई। इसको हम लोग डिडक्टर बोल सकते हैं, इसको डिडक्टिव। 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 तो इन सब का सेक्शन है, टीडी कैन अप्लाई करने का सेक्शन, पैन अप्लाई करने का सेक्शन, टीडीएस में क्या रेट से टीडीएस काटना है, किस सेक्शन में टीडीएस काटना है, कब काटना है, उन सब का कुछ ना कुछ लिखा होगा, टाइमिंग ये सब के साथ। तो जब हम लोग टीडीएस का रेट पढ़ रहे होंगे कि कितना टीडीएस काटना है, तो सबसे पहले ये लिखा होगा कि हु इज पेयर या हु शुड बी डिडक्टर, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टीडीएस, व्हाट शुड बी द टाइमिंग ऑफ टीडीएस। जब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे या जब एक्चुअल में पेमेंट करेंगे तब होगा। कब टीडीएस नहीं काटना है, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सब कॉमन चीजें हैं जो हर एक सेक्शन, हर एक पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट में लिखा हो। अब आई तो टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स इसमें लिख कलेक्टर। नहीं सकते हैं क्या, क्या नाम कोई कुछ कह रहा है? स्पीकर में आ सकता है क्या? स्पीकर में आ सकता है? अरे नहीं, हाथ में लेना पड़ता ना, ये सामने में रखने में नहीं चलता। गोपाल जी म्यूट करके बात कीजिए आपस में। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है, जब आप साथ में हैं, भले हम लोग वर्चुअल हैं, लेकिन कंसंट्रेट होके बैठिए, नहीं तो बाद में कुछ और ऐसा सवाल आएगा, फिर उसका अजीब सा जवाब मिलेगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा चाय की चुस्की ले रहे थे या फिर टीवी ऑन करके आप ये लेक्चर सुन रहे हैं। टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर आर इन ए वे एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, since the tax which is required to be paid by the SSC is paid by the deductor or collector। ये इसकी जगह कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, पेई ऑब्लिक डिडक्ट। जिनेश जी यस सर। ठीक है ये यस सर। एसएससी नहीं, यस सर। द अमाउंट ऑफ। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, मान लीजिए एम्प्लॉय को 9 लाख रुपया मिला और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे 1 लाख रुपया जमा करवा दी, तो एम्प्लॉय अपने रिटर्न ऑफ इनकम में कितनी इनकम शो करेगा? 10 10 लाख। लाख रुपए। 10 10 लाख। लाख। तो ये 1 लाख रुपया उसको क्रेडिट मिल जाएगा, उसका एडजस्टमेंट होगा, 1 लाख रुपया उस एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी। ये सब भी कहीं ना कहीं लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? लिखा जी होगा। सर। बिल्कुल, हर एक चीज लिखी हुई है, याद रखिएगा। हम लोग सेक्शन पे आएंगे। वेयर टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड द पे। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए टैक्स काटना चाहिए था एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा, तो वॉल्यूशन है। यस। पहले देखते हैं कि क्या क्या कंप्लायंस, डिडक्टर के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है, डिडक्टर के ऊपर, पेयर के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन, क्या क्या ऑब्लिगेशन है बताइए। क्या लिखा होगा? रेट ऑफ टीडीएस लिखा होगा। हेलो, हाँ। जी सर। मान लीजिए वो 10% लिखा हुआ है, तो डिडक्टर को कितना परसेंटेज काटना है? 10%। नहीं 10%। काटा तो नहीं काटा तो वॉल्यूशन है या नहीं है? वॉल्यूशन खर्चा है। अलाउ नहीं करेंगे और वॉल्यूशन इंटरेस्ट है। हम। हेलो, जी सर। जी सर। प्लीज आपस में बात मत कीजिए, और एक जब एक खत्म कर दे तब दूसरा बात कर। अगर रेट ऑफ टीडीएस 10% है तो 10% का टीडीएस काट के उसको डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को, करेक्ट है? यस। अगर वो रेट ऑफ टीडीएस 10% नहीं काटता है तो क्या ये वॉल्यूशन है या नहीं है? वॉल्यूशन है सर। ये वॉल्यूशन 1 है। लेकिन वो काटता है और सिर्फ 8% काटता है, तो वॉल्यूशन है या नहीं है? वॉल्यूशन है। वॉल्यूशन है है। सर। 10% काटता है बट डू नॉट डिपॉजिट, तो भी वॉल्यूशन है या नहीं है? हाँ वॉल्यूशन है है। सर। वॉल्यूशन है। ये सब काटने के बाद डिपॉजिट करना, उसके बाद रिटर्न भी फाइल करना है। रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वॉल्यूशन है या नहीं है? है वॉल्यूशन है। अब भी वॉल्यूशन है। इन सब वॉल्यूशन का लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन है। याद रखिएगा क्या क्या बोल रहा हूं, लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, करेक्ट है? अब भाई देखिए, जीएसटी में भी ऐसा ही कुछ है। तो वेयर टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। अच्छा, आप समझिए,
मान लीजिए ये वॉल्यूशन डिडक्टर ने कर लिया, जो मैं बताना चाह रहा था, मैं भूल ही गया। जो मान लीजिए वो वॉल्यूशन कर लिया, 10% काटना था, नहीं काटा, लेकिन एम्प्लॉय ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हुए सारा टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो क्या ये वॉल्यूशन है? नहीं 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 है है सर। सर, नहीं है, वायलेशन नहीं है। नहीं, उसके लिए डिक्लेरेशन देना एज पड़ेगा फार ना एज द एम्प्लॉय इज से कि हमने रेजिडेंट, सब टैक्स जमा कर दिया, तब सर एसेसियन इवन डिफॉल्ट दो से। टीडीएस नहीं एक कटा मिनट है। एक मिनट योगेश जी, संजय बोलो। इसमें ये सिस्टम है कि यदि पेई ने अपना हाँ पूरा टैक्स जमा कर दिया और ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दिया है, हाँ तो हाँ एक डिक्लेरेशन उससे ले लिया जाए फॉर्म 26A में कि हाँ उसने अपना टैक्स जमा कर दिया विद सीए सर्टिफिकेट, देन हाँ, वो एसेसियन डिफॉल्ट जो है डिडक्टर नहीं कहलाएगा। डिडक्टर नहीं करेगा। तो ये सब लिखा हुआ है, याद रखिएगा। हम्म 10% काटना था, 8% काटा, अब बाकी 2% डिडक्टिव जमा करवा देता है, तब भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हाँ, प्रोसेस फॉलो करना होगा इससे बचने के लिए डिफॉल्ट ठीक, से। काटा नहीं इसलिए जमा नहीं करवाया, काट के जमा नहीं करवाया, सीरियस ऑफेंस कौन सा है? काट के काट जमा के नहीं जमा करवाया। नहीं काट कराया, के जमा नहीं करा। काट के जमा नहीं करवाया, तो जहां सीरियस ऑफेंस होगा वहां इंटरेस्ट की इसको प्रोसिक्यूशन आ लायबिलिटी इसको की जाएगा। इन्होंने ज्यादा। सर एक टेक्निकल टर्म दिया, डिफॉल्केशन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। ओके, ये फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में था सर, क्या 2012 या 13 में। क्या क्या था वर्ड? डिफॉल्केशन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। आप वॉल्केशन ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, चलिए कि ठीक आप गवर्नमेंट का पैसा खा गए। है। मान लीजिए टैक्स ईयर 25-26 है, नेक्स्ट टैक्स ईयर, लेटर टैक्स ईयर 26-27, इसी को, इस टैक्स ईयर को इनकम अर्निंग ईयर या करंट टैक्स ईयर कह देंगे। इस टैक्स ईयर 26-26 को इससे कंपेयर करने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग इसको लेटर टैक्स ईयर या टैक्स पेइंग ईयर कह दें। याद रखिएगा, इनकम अर्निंग ईयर ये हमारे शब्द है, टैक्स पेइंग ईयर हमारे शब्द है, इन करंट टैक्स ईयर, लेटर टैक्स ईयर ये लॉ के शब्द। अब आइए, टीडीएस का सेक्शन है 392 और सैलरी एंड 390, टीसीएस 394, एडवांस टैक्स 403 to 410, ये सब याद होना चाहिए। अगर आप देखेंगे पुराने टीडीएस 192 से लेकर 195 तक जाता था, करेक्ट है ना? 192 में 200 जोड़ दीजिए तो अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन ये 192, 193, 194, ए बी बी बी, ये सब को वो 393 में ही लिखा है। टीसीएस 206 था शायद, वो अब 394 है। एडवांस टैक्स 210 था ना, 210। वो 4032410 है। फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो 140A था वो 266 था। इंटरेस्ट जो 234 ABCD है वो 423 to 426 है। इंटरेस्ट भी आप लेटर टैक्स ईयर में देते हैं, पहले नहीं देते। फीस जो लेट फीस, क्या था लेट फीस का? 234 E 427 to 430, रिटर्न ऑफ इनकम 260। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर। पर्पस ऑफ टीडीएस टू स्टॉप टैक्स इवेजन। इफ देर इज नो स्कोप ऑफ टैक्स इवेजन, अब टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। ये याद रखिएगा, जब हम लोग पढ़ना, रीजनिंग ढूंढना शुरू करेंगे तो वहां पर कई जगह, जैसे आधार कार्ड ले लिया या पैन कार्ड अगर ले लिया जाता है तो ऑब्वियसली कम टीडीएस काटा जाता है। तो हम लोग करेंगे वहां पर कई जगह पे जहां पर वो लोग लिख रहे हैं कि आपको टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है या आप गवर्नमेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां टीडीएस का प्रोविजन नहीं है। फॉर एग्जांपल पेमेंट टू बैंक्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो स्कोप ऑफ टैक्स इवेजन। पर्पस ऑफ एडवांस टैक्स टू हेल्प गवर्नमेंट टू मीट day-to-day expenditure. SSC is liable to pay, नहीं, is able to pay balance tax easily in later tax year, solve liquidity problem। तो ये दो, यहां तक किसी को कुछ इच्छा हो कहने की तो बताइए। एनीथिंग, यहाँ ये सब हम लोग कर चुके। टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, एडवांस टैक्स का मीनिंग, पेयर है, पेई है, द पर्सन हु पेज मनी, यानी कि ये इज रिक्वायर्ड वर्ड से ऑब्लिगेशन जनरेट हो रहा है, यानी कि मैंडेटरी हो गया। टू डिडक्ट टैक्स एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन होगा तभी। बोथ टीडीएस एंड टीसीएस गेट्स रिफ्लेक्टेड एज टैक्स क्रेडिट इन द रिटर्न, इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि इन पेई रिटर्न ऑफ सैलरी। फ्यू एग्जांपल्स, एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ सैलरी, बैंक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी पेमेंट ऑफ। बायर सेलर, द पर्सन हु परचेजेस द गुड्स इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, टैक्स एट सोर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। बोथ टीडीएस एंड टीसीएस, ये बोथ की जगह टैक्स, टीसीएस गेट्स रिफ्लेक्टेड एज टैक्स क्रेडिट इन सेलर्स रिटर्न ऑफ इनकम, फॉर बायर एग्जांपल परचेजर। बायर क्रेडिट ऑफ बायर रिटर्न ऑफ इनकम। सेलर तो कलेक्ट करेगा ना सर, बायर की रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, ये नीचे नीचे आपने जो सेंटेंस लिखा है, टीसीएस नहीं, गेट ये रिफ्लेक्टेड। टीसीएस कलेक्ट कौन कर? सेलर सर। सेलर कलेक्ट करता है सर टीसी। सेलर बिकॉज ही इश्यूज द इनवॉइस में प्लस टीसीएस करके देता है। ठीक है, मैंने द पर्सन हु सेल्स द गुड्स इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, टीसीएस गेट्स रिफ्लेक्टेड। गुड्स और बायर सर्विस दोनों है ना सर। बायर सर टैक्स कलेक्टर में
टैक्स कलेक्शन में गुड्स और सर्विस दोनों आता है। हाँ हाँ, एक एग्जांपल लिखिए, कोई सर्विसेज का एग्जांपल। वो पार्किंग लॉट में स्पेस का मतलब होता है ना वो। सर स्क्रैप के ऊपर लिख दीजिए ना। माइनिंग लीज स्क्रैप माइनिंग लीज पे है टीसीएस, नहीं माइनिंग पे नहीं। नहीं, माइनिंग पे स्क्रैप नहीं है सेल सर। पे है सर। सर स्क्रैप हो गया, टोल टैक्स हो गया सर, पार्किंग लॉट लिख, पार्किंग लॉट हो गया, टोल टैक्स हो गया। इट कुड बी सर फॉरेन रॉयल्टी टू, पे भी है ना, रॉयल्टी लिख सकते हो सर उसमें। रॉयल्टी पे है टीसीएस तो ना। टीडीएस होगा रॉयल्टी पे तो। वैसा है वैसा है। हाँ नहीं TDS नहीं होगा। कलेक्ट करते हैं नहीं है तो सर पार्किंग। रॉयल्टी पे। चलिए ठीक। पार्किंग लॉट ही लिखना सर। पार्किंग लॉट पे 100% है। हाँ लिख, एडवांस टैक्स पेयर पेज एडवांस टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशंस एक हमने लिख दिया, इफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक्सीड्स ₹10,000, करेक्ट है। यस सर, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द टू हेड, ओनली बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, अदर इनकम के लिए। हाँ वो तो मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चलिए ठीक है। अभी तो हाँ, प्रोसीजर टैक्स डिडक्टर के लिए प्रोसीजर वो अप्लाई करेगा टीडी कैन के लिए। यस सर। सेक्शन है 397, वो टैक्स काटेगा 392 एंड 393 में सारा लिखा हुआ है डिडक्ट टैक्स, और फिर वो रिटर्न सबमिट करेगा। रिटर्न सबमिशन का मुझे सेक्शन नहीं मिल रहा है। पुराना अच्छा। सेक्शन कौन सा है? 39 कौन सा? आई थिंक नहीं नहीं 139 नहीं आई आवाज साहब। 139 है सर। नहीं नहीं 139 कैसे हो सकता है? टीडीएस टीडीएस रिटर्न का। टीडीएस रिटर्न का कौन सा? 26 कौन कौन सा फॉर्म है? 26 एएस ये सब है ना। सेक्शन 26 206 क्यू भी है, 26 क्यू भी होता 24 क्यू 26 क्यू है। सर। हाँ 24 क्यू 26 क्यू है। फॉर्म हो तो है, तो वो फॉर्म है। मैं हाँ वही वो तो पूछ रहा हूँ, उस फॉर्म का सेक्शन कौन सा हो? कहीं तो लिखा होगा दे आर रिक्वायर्ड 206 200 सर, 206 सर 206। 200 सबसेक्शन 3 हाँ 397 के अंदर ही होगा सर वो पूरा प्रोसेस। सर। 203 और 206 दोनों है, और 200। सर पुराना 203 था, नया अभी अभी देख देख लेते हैं, अभी देख, ये तो सर्टिफिकेट है 203, सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड। सर नहीं नहीं सर, 200 200 सबसेक्शन बोल रहा 3, हूँ, 200 एक एक करके, हाँ जी नहीं जी बोलिए। 200 200 है सर। 200 ए टीसीएस ड्यूटी ऑफ रिटर्न्स। सर जो था ना पहले, ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग द टीडीएस 200, यस ये 200 इसी में रिटर्न फाइलिंग है एक मिनट, सर, एक एक करके प्लीज प्लीज। इसी में रिटर्न फाइलिंग है सर। ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स हाँ इसी में रिटर्न फाइलिंग का ऑब्लिगेशन है। 397, 397 के अंदर ही वो देख, यस सर, तो सब टेबल से उसमें। वो भी टेबल समझा दे तुरंत समझ। Compliance and reporting. Every person deducting or collecting tax shall apply for TD can where tax TD can number has been allotted to a person. चलिए वो सब जगह कोट करेगा। Shall not apply, चलिए वो पैन नंबर देगा, पैन नंबर नहीं देगा तो हायर रेट ऑफ TDS है। नॉन रेजिडेंट को अप्लाई नहीं होगा, उसको पैन देने की जरूरत, परमानेंट अकाउंट गवर्नमेंट को जमा करवा दे। सर क्लॉज सी, एवरी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टैक्स, बी में लिखा होगा, क्लॉज बी है ना। क्लॉज भी तो ये रहा। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स और एम्प्लॉयर रेफर्ड आफ्टर पेइंग टैक्स इसी में क्लॉज बी में है। shall deliver or cause to be delivered to the prescribed income tax or the person authorized by such authority a statement for such। नहीं नहीं, ये तो स्टेटमेंट NSDL वही तो रिटर्न हो गया। सर स्टेटमेंट ही होता है। स्टेटमेंट ही TDS रिटर्न में होता जो है है सर। ना, टीडीएस में statement जो ही रिटर्न रिटर्न नहीं होता बोलते, है। स्टेटमेंट ही फाइल हाँ करना होता है। हाँ जी जी। तो ये सो फॉर्म एक मिनट रुक जाइए, मैं जो पूछूंगा उसका ये स्टेटमेंट कौन देता है हम लोग को? इनकम टैक्स अथॉरिटी हम लोग को एक स्टेटमेंट दे देगी क्या? नहीं नहीं, नहीं हम लोग दे रहे हैं, स्टेटमेंट फाइल कर रहे वी हैं आर, उसको। यस बी क्लॉज में हम लोग दे रहे हैं सर। मतलब जो 24 क्यू फॉर्म था, 26 क्यू फॉर्म था, 27 क्यू फॉर्म था, EQ जो था, वो सब जो है वो रिटर्न ही है, वो स्टेटमेंट ही है, उसको रिटर्न बोलते हैं हम लोग ठीक है, आम एक बार मैं भाषा में। दोबारा पढ़ता हूँ उस पैराग्राफ। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन, यस, मतलब सब आ गए जो ठीक टीडीएस है, काटते आफ्टर हैं। पेइंग द टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यस, shall टीडीएस डिपॉजिट deliver करवा दिया। यस shall deliver or cause to be delivered to the prescribed income tax authority, यानी कि this person will deliver to the prescribed income tax authority, यस या फिर किसी पर्सन जो ऑथराइज करेगा स्टेटमेंट यस। फॉर सच पीरियड इन सच फॉर्म। ठीक है, एग्री तो ठीक है। तो इसका सेक्शन कौन सा है? 393 में है ना। अप्लाई फॉर टीडी कैन। लेकिन ये टीसीएस का रिटर्न कौन सा है? टीसीएस का इसमें लिखा हुआ 394 इसी में में दिया होगा। इसी में 394 में दिया होगा। अच्छा, सर इसी में लिखा हुआ है ना, ऑब्लिक कलेक्शन 97 है। इसी में लिखा हुआ ना सर। हाँ, ये इसी तो में पर्सन रिडक्शन और कलेक्शन दोनों लिखा हुआ है इसमें। हाँ रिडक्शन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन बी क्लॉज में ही हाँ लिखा हुआ क्लॉज बी में ही है दोनों। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये तो सेक्शन 139 में जाएगा ही जाएगा। इसको मैं 139 का नया सेक्शन 263 है ना। ये क्या है? एडवांस टैक्स देने के बाद आपको रिटर्न फाइल करना है। अच्छा, वो नॉर्मल रिटर्न वाला है क्या ये? हाँ, नॉर्मली रिटर्न लिखना पड़ेगा। और कोई रिटर्न लिख सकते हैं बताइए आप? नहीं नहीं, ठीक है, इनकम रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम। 139 260 हो गया। हम्म अगर अच्छा आप टैक्स नहीं काटते हैं तो AIA में आपका 30% डिसअलाउंस था। जी सर। हाँ तो नॉन अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अब उसका नया सेक्शन है, सेक्शन 35B सब सेक्शन 1। और भी कहीं
टीसीएस अगर नहीं कलेक्ट करते तो कोई डिसअलाउंस था क्या? नहीं, उसमें नहीं है, टीसीएस में डिसअलाउंस नहीं है। तो ये हमने ब्लैक। इंटरेस्ट का सेक्शन है 398, काटा ही नहीं तो 1% पर मंथ, काट के जमा नहीं करवाया तो 1.5% पर पर मंथ। इसमें भी वही है, टीसीएस में भी। हाँ। और एडवांस टैक्स में डिफरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जहां पर आपको 15%, 45, 75 और 100 देना होता है, वो परसेंटेज आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो 424 का इंटरेस्ट है। और अगर आपने मार्च के बाद अगर आपने 90% कम से कम एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो 425 का इंटरेस्ट है। करेक्ट है? हाँ। जी सर। पेनल्टी फॉर नॉन डिपॉजिट ऑफ टैक्स, आपने काटा, जमा नहीं किया, या काटा ही नहीं, या काटा तो कम काटा, वो सब का पेनल्टी कहां पर है? सेक्शन 448 और टीसीएस का 449। पेनल्टी फॉर नॉन सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट 461 एंड 462, और यहां भी 461 एंड 460। प्रोसिक्यूशन 476, 477। कोई ऐसा कुछ जो छूट गया? लेट फी किस में आएगा सर? लेट फीस हमने नहीं। पेनल्टी को लेट फी बोलते हैं आप क्या, कि अलग ही है? नहीं अलग। लेट फीस अलग है। पेनल्टी तो इम्पोज्ड है, वो डिपार्टमेंट निकालेगा। लेट फीस मैंडेटरी है, वो अलग आएगा। लेट फीस 234 427 420। 7 सर, 427। सर एक बार देख ले 234 सर। नहीं था पहले। सर एक बार देख ले, एक बार देख ले, एक बार देख लेते हैं। नहीं मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने पेपर में लिख, ठीक मैं अभी ठीक, आपको लिख रहा हूँ। और टीसीएस का भी लेट फीस है क्या? दोनों का होगा सर। दोनों दोनों का सेम ही है सर। दोनों का सेम ही है। हाँ। एडवांस अरे एक बार कर दिया। अरे मेरे को ऐसे हो रहा है। प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर ठीक है। ये हमने यहाँ वॉल्यूशन लिख दिया, डिड नॉट डिडक्ट और डिड नॉट कलेक्ट, डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, लोअर डिडक्ट, डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट फाइल द रिटर्न। सर लोअर डिडक्शन में सर जो रेजिडेंट का लोअर डिडक्शन है ना, वो पाप नहीं है सर। मतलब दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ वायलेशन। उसके लिए डिसअलाउंस और इस तरीके की चीज नहीं मिलती। बट सर लोअर डिडक्शन फॉर नॉन रेजिडेंट है, वो पाप है। सर डिफॉल्ट तो इसमें भी है, बट उसको रिलीफ मिल जाता है अगर डिडक्टी ने प्रॉपर टैक्स पे कर दिया हो। डिडक्टी की डिक्लेरेशन डिफॉल्ट तो है ना? ठीक। डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट फाइल द रिटर्न, ये डिफॉल्ट है। यस। डिडक्टेड एंड डिपॉजिट बट लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये डिफॉल्ट है। एक डिफॉल्ट और आएगा इसमें, नॉन इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। नॉन इश्योरेंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस सर्टिफिकेट। तो एक बात बताइए, ये आज के डेट में कितना रिलेवेंट है? ये सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है तो। बट सर 100 रुपीज की पेनल्टी तो है ही सर, सर उसमें per day पेनल्टी का। है सर इसकी, नॉन इश्योरेंस की पर डे। बट वो पेनल्टी है तो वो इम्पोज बाय डिपार्टमेंट है, तो अभी ऑटोमेशन है नहीं इतना। तो जैसे अभी ये नया एक्ट आएगा, हमारे हिसाब से ये जो जैसे लेट इशू करेंगे तो वो तुरंत फेच करना शुरू कर देंगे। सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, फिर मैचिंग की क्या जरूरत है, फिर सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? मतलब इसका पर्पस नहीं समझ में आ रहा। व्हाई दे आर इंसिस्टिंग ऑन इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट? सर नॉन रेजिडेंट के लिए तो अच्छा, नॉन रेजिडेंट। जिनका नहीं पैन सर, नहीं दूसरा है। ये भी है। ये लोग क्या करते हैं, टीडीएस काट के है ना, एक बार डिडक्ट कर लिया, फिर सेकंड टाइम क्या करते हैं, उसका पेन नंबर चेंज करके दूसरे के नाम पे रिवाइज करके दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब तो उसमें फॉर्म नंबर भी डाल सकते हो, आप चार्ट में डालो तो कौन सा फॉर्म है ना टीडीएस टीसीएस का। करेंगे, चार्ट में भूल ही नहीं आया अभी। तो रूल नोटिफाई नहीं हुआ ना फॉर्म का। तो अब मैं आपको ना एक बार स्ट्रक्चर दिखलाता हूँ पूरा। देखिए 390 से शुरू है। मैं पहले इसका चैप्टर नंबर बता। 19th है सर, 19th चैप्टर नंबर, रोमन 19। पहले 17th भी था, 17th था मतलब। एक मिनट, देखिए चैप्टर 19 को ये लोग ABCF हेडिंग में बांटते हैं। 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसका चैप्टर 19 का कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, ए जनरल 390 एंड 391, बी डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्सेज, जो बहुत सारे सेक्शंस होते थे उसको सब उन्होंने एक में डाल दिया, टेबल के रूप में डाल दिया, 392 टू 402। इसी में आपको टीडीएस और टीसीएस दोनों है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 403 टू 410, कलेक्शन एंड रिकवरी 411 टू 422, interest chargeable in certain cases 423 to 426, levy on fee in certain cases 427 to 4। ये जो डी पार्ट है, ये कलेक्शन एंड रिकवरी, ये वैसा ही है जहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी कलेक्शन करती है, टैक्स रिकवरी सर्टिफिकेट ये सब इशू करती है। ये तो जब आप असेसमेंट आप खुद ब खुद नहीं दे रहे हैं ऑन योर ओन वॉल्यूशन, तब जाके ये कलेक्शन रिकवरी का चैप्टर टीआरओ जो एग्जीक्यूट रिकवरी होता करता है ना सर, उसका TRO, सर वो। वो करेक्ट। टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो असेसमेंट हो जाता है असेसमेंट के बाद आफ्टर में कंप्लीशन ऑफ 11220 का सेक्शन जो था, उसमें जो ऑटोमेटिक असेसिन डिफॉल्ट चालू हो जाता था, डिक्लेयर करने ट्रिगर के चालू हो बाद जाता है में। इंटरेस्ट का वगैरह सब। करेक्ट करेक्ट।
अब आप देखिए ये कलेक्शन रिकवरी फिर हम लोग जब डालना चाहिए तो हम लोग को इसको जो हमने 3 पार्ट बनाया था, टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड असेसमेंट, तो ये कहाँ जाना चाहिए? आपने अगर नोटिस किया होगा सर कंप्यूटेशन ऑफ सेल्फ असेसमेंट के बाद में कंप्यूटेशन ऑफ से- टोटल इनकम लिखा, एक मिनट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अब अगर आप देखेंगे तो ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में ये हमने लिखा ही नहीं है, ये हमने लिखा फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील में, इस यहां लिखा कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ये इनकम टैक्स अथॉरिटी इस पूरे प्रोविजंस को एग्जीक्यूट कर। चलिए आइए दोबारा, अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको जनरल 390, 391, फिर ये 392 और 393 वो सब मैं आपको लॉ में दिखलाता हूं। ये देखिए, आप जब देखेंगे तो आपको पुराना याद आने लगेगा। यहां क्या लिखा हुआ? द टैक्स ऑन इनकम शैल बी डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट। यहां पर लिख दिया कि करंट टैक्स ईयर में आपको टैक्स काटना है और एडवांस टैक्स का पेमेंट करना। फिर 391 में डायरेक्ट पेमेंट, अगर वो टैक्स नहीं काटता तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, वो इसके बारे में। फिर यहां से शुरू होता है डिडक्शन कलेक्शन एट सोर्स। ये जो 392 है, पहले था 192 एंड 192A, इसको अब वो दोनों को 392 में लिया है, सैलरी एंड एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय। इसमें कैसे कैलकुलेट होता है कि जितना एम्प्लॉय की सैलरी है उसकी एस्टिमेटेड सैलरी, उसका टैक्स स्लैब रेट के बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर उसको एवरेज रेट डिवाइडेड बाय टोटल इनकम करके एक परसेंटेज निकल जाएगा। मान लीजिए वो परसेंटेज निकल जाता है, वही परसेंटेज को आप हर मंथ सैलरी, मान लीजिए आप 1 लाख दे रहे हैं तो 1 लाख का 10%, उसके बेसिस पे आपको टैक्स काटना है। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स लिखा हुआ है वो ही कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स, यानी कि स्लैब, या न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स। इसके बाद जब आप 393 में आएंगे तो 393 में लगभग 6 सब सेक्शन। अब 393(1) का टेबल एक, ये देखिए टेबल की नंबरिंग नहीं है, तो आप इस टेबल तक पहुंचेंगे कैसे? तो आप कहेंगे टेबल ऑफ सेक्शन 393 सबसेक्शन 1, जो हमने यहां लिखा है मैं आपको दिखला, टेबल 393 सबसेक्शन 1, उसका टेबल, उसका हेडिंग फॉर पेमेंट टू रेजिडेंट सीरियल नंबर 1 to 8। अब फिर से 393 सबसेक्शन 1, उसका टेबल, उसका हेडिंग फॉर पेमेंट टू रेजिडेंट, और उसमें सीरियल नंबर कितना है? 8 सीरियल नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 ही है, 8 6 फिर 7, फिर मैं एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको ये समझ में आने लगे। आपको याद होगा ये जो 393(1) का जो टेबल है, कमीशन और ब्रोकरेज, कौन सा सेक्शन था पुराना? 194H 194H। 194H और भी एक था ना, इंश्योरेंस कमीशन का अलग था क्या? 194D सर, 194D डी डी 194D, दोनों ने उन्होंने इसमें डाल। अब अगर आप देखेंगे तो ये लिख रहा है कि इंक्लूडिंग बिजनेस, ये और ये इंश्योरेंस नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन। अच्छा, ये इंश्योरेंस कमीशन हो गया, ये अदर कमीशन कमीशन और हो। ब्रोकरेज होगी, करेक्ट है? सब कुछ सेम है जो पुराना में था, सब कुछ सेम है। ये देखिए, एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन, देखिए आप लोग म्यूट नहीं करते, बड़ी बहुत। हाँ, अब यहां पर देखिए किसको टैक्स काटना चाहिए, कहीं लिखा होगा एनी पर्सन, कहीं लिखा होगा स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या हुआ कि every person is required to deduct tax or source except individual or HF. Individual HF shall also deduct tax or source if their Audited, subject audited. turnover in the preceding tax year exceeds the One threshold crore specified for the audit। ठीक है, रेट 2%, पहले भी 2% था, 5% था ठीक सर, है। 5% था, 5% था, नहीं नहीं और 2 टू कर दिया, 2 नहीं, कर दिया टू था सर, सर, आपके घर से 2 चेंज 2 हो गया। करेक्ट, 2 2 टू हाँ। था, कोई चेंज नहीं है, याद रखिए। 194H 2%, थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 पहले भी था, अब भी है। अच्छा, टर्नओवर के बारे में जो बोल रहा है ना, टर्नओवर एक्सीड्स द टैक्स ऑडिट लिमिट, वो नहीं है, लेकिन हाँ, 1 1 करोड़ करोड़ कर रुपए की दिया है, है। 1 करोड़ ही है सर। 1 करोड़ है। अच्छा, 1 करोड़, ठीक। तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 पहले भी था, अब भी है। अब हम लोग को अब ये कमीशन और ब्रोकरेज, रेंट कौन सा था? सर कमीशन ब्रोकरेज में रेट्स इन फोर्स है, ये थोड़ा चेंज है। हाँ, वो तो इंश्योरेंस कमीशन पे रेट फोर्स। हाँ, रेट्स इन फोर्स है, इंश्योरेंस कमीशन। हाँ, अब आप देखिए रेंट दो तरह के थे, वो दोनों रेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। रेंट का सेक्शन कौन सा था? 194 आई 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 आई, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टन इमोल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ये कौन सा था सेक्शन? आई था 94। एलए आई टाइप का। पहले था सर। चलिए अब देख लीजिएगा, आप कहने का मतलब ये कंपलसरी एक्विजिशन, कहने का मतलब एवरी जो सेक्शन था 192, 193, 194, वो सब कुछ टेबल के रूप में आ गया। इनकम फ्रॉम कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट इनकम 193, 194, सॉरी 193 में था इंटरेस्ट। 194 194A। हाँ, यस, 193, 194A, ये इंटरेस्ट था। अब ये देखिएगा, इंटरेस्ट में कई उसी में लिखा हुआ था 193 में
कि व्हेन इज टैक्स नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट। अब इन्होंने क्या किया देखिए, फॉर पेमेंट टू रेजिडेंट सीरियल नंबर 1 to 8, फिर फॉर पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट सीरियल नंबर 1 to 17, ये सेक्शन 195 हो गया। फॉर पेमेंट टू एनी पर्सन सीरियल नंबर 1 to 7 हो गया। कब टैक्स नहीं काटना है, फॉर नो डिडक्शन टैक्स एट सोर्स, सेक्शन 393 सबसेक्शन। जब आप इस टेबल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 193 का कुछ पार्ट उन्होंने यहां डाल दिया, मैं निकाल लेता हूं। आपको लगेगा पहले ही अच्छा। ये देखिए, ये सबसेक्शन 3 हो गया, फॉर पेमेंट टू एनी पर्सन। ये देखिए, लॉटरी, कार्ड गेम्स, ये सब फिर 4 आ गया, फॉर नोट डिडक्शन टैक्स एट सोर्स 390। अब इसमें देखिएगा, ब्रोकरेज और कमीशन, कमीशन और ब्रोकरेज पेबल बाय बीएसएनएल और एमटीएनएल टू देयर पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइज। इसको उस पर्पस से याद रखिएगा जहां पर स्कोप ऑफ टैक्स इवेजन नहीं है, वहां पर ये सब नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। रेंट, इनकम बाय वे ऑफ रेंट क्रेडिटेड और पेड टू ए बिजनेस ट्रस्ट being a real estate investment trust in respect of any real estate asset referred to in this owned directly by such business trust। अगर बिजनेस ट्रस्ट पास थ्रू एंटिटी है तब भी टीडीएस नहीं है। कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टन इमोल प्रॉपर्टी रेफर टू इन दिस, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखिए, जहां पर स्कोप ऑफ टैक्स डिविजन नहीं है, इंटरेस्ट पेबल ऑन नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, सच डिबेंचर्स, 8% सेविंग टैक्स, मतलब ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो आपको वो करेक्ट करना पड़े। अब देखिए ये कैसे रेफरेंस डाल रहे हैं, रेफर टू इन सेक्शन 393(1), फिर टेबल सीरियल नंबर 5(2) एंड 5(3). तो पहले तो क्या था, 194A, काम खत्म। अब यहाँ पर ये जो रेफरेंस है बहुत बड़ा हो, कनेक्ट करना टफ हो गया अब इसको आपस में। कनेक्ट करना टफ हो गया है। हम्म। अब आपको यहाँ पर, हम लोग तो किताब लिखेंगे तो इसमें 5(2) में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम हेड नोट में डाल देंगे, 5(3) में क्या लिखा हुआ है हेड नोट में डाल देंगे, ताकि आप तुरंत कनेक्ट कर सकें इस तरह से। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर नो डिडक्शन टैक्स एट सोर्स, जो कौन सा फॉर्म सब था, 15G 15H था ना, हाँ, ठीक है। कौन से ये एन इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट, ये देखिए कब कब दे सकते हैं, 393(1) टेबल। फिर इन्होंने क्या किया, ये 394, ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वाला आ गया पूरा, इसी में एक ही टेबल बनाया है इन्होंने। फिर 395 क्या है, सर्टिफिकेट। ये प्रोसीजर में हम लोग को सर्टिफिकेट लिखना चाहिए। हाँ, स्टेटमेंट देने के बाद उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना, रिटर्न फाइल होने जाने का डाउनलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। लोअर डिडक्शन के लिए अप्लाई भी करना पड़ता था, वो भी हाँ, सर्टिफिकेट्स में ही आता। हाँ 197 वाला। ठीक है। टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव, जो मैं बता रहा था एग्जाम्पल के रूप में, कि एम्प्लॉय को अगर 9 लाख मिला तो उसकी इनकम 10 लाख मानी जाए। कंप्लायंस एंड रिपोर्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट सर वो पहले अपने जो ये था, आपने कहा कि वो उसकी डीम्ड रिसीट मानी जाएगी, तो डीम्ड रिसीट का सेक्शन 7 था ना पहले, तो इसको इन्होंने क्या नहीं नहीं, रीशफल 7 किया? कभी नहीं था, वो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड वाला था, वो डिविडेंड के लिए। हाँ, तो उन्हें वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड सर, वो था कि अगर टीडीएस इन द हैंड्स ऑफ पेई हमेशा डीम्ड रिसीट माना जाता था, तो इसको क्या ये इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया या क्या नहीं किया? नहीं, सेक्शन 7 वाला यहाँ आएगा ही नहीं, यही वाला है। सेक्शन 7 का कॉन्सेप्ट ही अलग। आगे आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे और कलेक्ट और पे, 398 में हम लोग क्या लिखा, ये रहा, इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही है 390, डिडक्टेड बट नॉट पेड, नॉट डिडक्टेड, डिडक्टेड और नॉट पेड, 1%, 1.5, 399 प्रोसेसिंग, ये तो असेसमेंट वाला हो गया ना। 400 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलैक्स प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन एस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये इंटरप्रिटेशन उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ डाल दिया। अब एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन यहाँ डाला हुआ है, सर ये जो बायर कौन बार होगा ऑन उसका डेफिनेशन यहाँ डाला हुआ है। हाँ जी, ये जो बार ऑन डायरेक्ट डिमांड है ना, ये सर की वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, थ्री उसका 190 का, जो अब 390 हो गया है। यस यस, इसके बहुत करेक्ट सारे जजमेंट्स हैं सर, करेक्ट करेक्ट। लाइक टाटा केमिकल एंड ऑल दैट। अब ये देखिए, बायर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस परचेज ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर बायर कौन होगा, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा, वो भी यहीं लिखा होगा, स्पेसिफाइड पर्सन का। कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का डेफिनेशन कंप्यूटर, तो पहले क्या था, 194H में कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का डेफिनेशन था, अब इन्होंने यहाँ पर अलग से इंटरप्रिटेशन करके डाल, कंप्यूटर रिसोर्स कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इन द नेचर ऑफ डेजिग्नेटेड, ये स्पेसिफाइड पर्सन कहाँ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग किताब बनाएंगे तो ये सब जो रिलेवेंट डेफिनेशंस हैं वो वहां पर रिलेवेंट जगह को में लिखना पड़ेगा। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग मी, प्रोफेशनल सर्विस, रेंट का डेफिनेशन, रॉयल्टी, स्क्रैप, सिक्योरिटी, सेलर मीन, सर्विसेज, स्पेसिफाइड कंपनी, स्पेसिफाइड पर्सन, नॉट बीइंग क्वेश्चन स्क्रैप के लिए सर जो टीसीएस कलेक्ट होता है वो उसका भी डेफिनेशन है उसमें, मतलब वो मैन्युफैक्चर से जनरेट होता है, उसी को ही करना पड़ेगा। ट्रेडर में ट्रेडर करता है तो उसके लिए टीडीएस नहीं करना पड़ेगा।
ओके हाँ, ओके। कोई प्रोसेस से जनरेट होना चाहिए स्क्रैप, तभी उस पर टीसीएस आता है। अभी हाँ टीसीएस है। स्पेसिफाइड पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ उस टोटल सेल्स, हाँ, एक्सीड्स 1 करोड़, केस ऑफ बिजनेस 50 लाख। तो वो जो लिमिट है ऑडिट की वो हटा के ये इन्होंने फिक्स कर दिया 1 करोड़ और 50 लाख। पहले भी वही लिमिट था, पहले भी पुराने एक्ट में भी यही लिखा हुआ है। पहले पुराने भी में ये भी था। यही लिमिट था, लेकिन ये बहुत पहले मुझे लगता है ऑडिट के साथ बहुत कनेक्ट, पहले, बहुत सर पहले जो मतलब बहुत ऑडिट पहले वाला नियम हाँ था, बहुत वो बाद पहले में हटा था। दिया, टीसीएस लिया वो है। हटा यस। दिया। ठीक बात। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इतना है ट्रीट 402 तक, 390 से सर ये लेकर। कहीं पे ये नजर नहीं आया कि जब पार्टनर को जो मिलता है रेम्यूनरेशन, हाँ, ये नजर नहीं आया। उसका टीडीएस यहाँ कहाँ लिखा हुआ है यही तो नए बोल एक्ट रहा में? हूँ, ये अच्छा, नजर में नहीं आया। वो होगा किसी सीरियल नंबर में। हाँ, सीरियल नंबर में होगा, इतना सारा का टेबल है ना इसमें। पार्टनर रेम्यूनरेशन, संजय जी मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ इसके बारे में। इसमें होगा, निश्चित होगा। अच्छा, पुराना 393 के सेक्शन अंदर ही बताइए है। आप, मैं बता देता हूँ पुराना सेक्शन वन बताइए। 194 193 194 डी है सर। 194 डी टी। है ना? टी। टी टी। नया सेक्शन तो 393 के अंदर ही है। उसके हाँ, वहाँ टेबल में होगा। टेबल में होगा। ये टैक्समैन की किताब देख, 393 सब सेक्शन 3 एंड टेबल सीरियल नंबर 7। सब सेक्शन 3 का टेबल जो है उसका सीरियल नंबर 7 पे। हाँ जैसे याद करना और टफ हो गया अब तो ये सब चीज। हाँ, ऑब्वियसली याद करना। 393 आ गया, सब सेक्शन 3 ना। 393 सब सेक्शन 3 टेबल का टेबल सीरियल में नंबर सीरियल नंबर 7। सीरियल नंबर 7। ये रहा 393 और इसका सीरियल नंबर 7 है। जी सर। ये रहा, ठीक है। ठीक। अब मुझे बताइए आप लोग कैसे इसको पढ़ा जाए। स्ट्रक्चर तो समझा ही दिया। इसको इसको बोलना पड़ेगा टेबल, सब टेबल, पढ़ना कॉलम। टफ हो गया टीडीएस चैप्टर को। मतलब उसको प्रेजेंट करना भी बहुत टफ हो गया। टफ हो गया। हाँ उसको ऑब्वियसली। राइटिंग में सबमिशन देने के लिए भी टफ हो गया। हाँ उसका लीगल कुछ प्रोसीडिंग्स है उसमें भी, अब जवाब लिखने में भी टफ हो जाएगा थोड़ा हाँ सा। वही तो मैं जब प्रेजेंटेशन में बहुत दिक्कत आती है, मैं तो कोशिश किया उसको कैसे बोले, कहाँ से उसको एड्रेस करके लेके जाए। किसी हाँ। ऑफिसर को जाना है अगर लेके, कि अंदर डिस सेक्शन हम बोलते थे कि प्रोविजन सब सेक्शन वगैरह वगैरह अंडर प्रोवाइजर्स हो, तो उसमें तो इसमें तो मतलब मुश्किल है कैसे लिखा जाए। हाँ, थोड़ा सा ये टफ टफ हो जाएगा लिखना। अच्छा, आप मेरा काम भी आसान कीजिए, इसको पढ़ाया कैसे जाए ये भी बता ये दीजिए। बात तो सर ये जरा हुआ। ये तो हम लोग कर रहे हैं कोशिश। हाँ ये लिखा क्या, पी बोले तो, हाँ, पी कब बोले टैक्स तो। काटने, पेमेंट क्रेडिट या डीम पेमेंट, डीम क्रेडिट या डीम पेमेंट पढ़ना मुझे याद। इसको हम लोग आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हम लोग एक एक लाइन पढ़ें या फिर कैसे पढ़ा जाए, ये मैं जानना सर ऐसा है कि टीडीएस तो जो है ना बहुत ही जरूरी है पढ़ना लाइन बाय लाइन, ताकि अपने को तभी जाके पता चलेगा कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर सी, कॉलम नंबर डी, ई में क्या क्या किया गया है। चाहूँ। वो तो मैं समझ। एक्चुअली इसमें क्या सर है ना, इसको सबको क्या है, पहले अपने पुराने स्टडी सेक्शन करना की पड़ेगा के तब रिदम में जाके लेके चलना डिस्कशन एक मिनट, पड़ेगा एक सर। एक करके, जैसे जब एक मिनट 194 रुक जाए, सी एक हमने मिनट, उठाया। एक मिनट, योगेश जी प्लीज जी एक एक करके बोलिए। हाँ संजय। इसमें सबसे पहले सबको खुद से सेल्फ स्टडी पूरा करना पड़ेगा इस सेक्शन का, विथ हाँ टेबल। और यस। अपना अपना पॉइंट सब नोट कर ले कि किसमें क्या पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ और उस सब पॉइंट पे फिर अब सुबह में जब सब मिले तो उस पे डिस्कशन करें, तब जाके लगता है कि कुछ एक निचोड़ आ जाएगा सामने, जिस्ट आ जाएगा कि कैसे क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सबको फिर बताया जा सके। योगेश जी अब। में जो है पुराना जैसे सेक्शन था 193 या 194 जो इंटरेस्ट का सेक्शन था, तो हम पुराने के रिदम में जब चलेंगे तो नया का रिदम पकड़ पाएंगे। मतलब पढ़ना नया ही है, लेकिन अपने को ये करना पड़ेगा कि भाई 192 है, ये क्लियर हो गया हमारे पास में। अब हम 193 194 पढ़ रहे हैं या 194 सी पढ़ रहे हैं, तो उसको एक जगह इकट्ठा करके फिर उसको डिस्कस किया जाए। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो पुराना अपने पास में कुछ भी इकट्ठा है बैकलॉग में, वो भी जो है साथ में आ जाएगा, उसका भी डिस्कशन हो जाएगा। और जो इन्होंने कहा है कि जो मेन प्रिंसिपल है और मेन क्रक्स है वो सेम रहेगा, उसका भी अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा होगा तो वो सामने आ जाएगा। जैसे सेक्शन 190 माने 390 में एक कॉन्ट्राडिक्शन है इनका, अभी जो नया है उस पहले सब सेक्शन में ही है। चलिए, और कोई अन्वेष, एनी आइडिया? While they have changed the structure, sir, I believe हम्म that because most of us have practiced GST, the हम्म entire structure looks like some rate notification or some RCM notification जो table बनाया है। हाँ So, हाँ। so and all the explanation which they've entered at the end of the table, वो जो 3/19 जो कंस्ट्रक्शन का जो नोटिफिकेशन आया ऐसा ही था पूरा का पूरा। हाँ हाँ, ऐसा ही है, करेक्ट। सो इट बेसिकली इट इज यूनिफाइंग एक्सपीरियंस जो भी जीएसटी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इनकम टैक्स, लेकिन फॉर द पीपल हु ओनली डूइंग इनकम टैक्स इट कुड बी something new that they're not used to. So but I would strongly suggest for the tedious part at least we have to do a bare act analysis. We should not jump on any of the sections. Word by word, comma by comma, we have to study irrespective of what the old law was, because we have to, though there is lot of I'd say urge to compare it with the old law,
But primarily we have to, old law तो है, हमें we know the old law, but entire focus should be on understanding the new law in the language, in a way that it is written. Because tomorrow when we are asked to do certain sessions or some presentations or to write a response, we have to forget the old law and only stick to the new law. So Bayer Act analysis would be useful in this scenario, word by word. तो दिनेश जी, सर Yes, my sir. योगेश जी एक मिनट रुक जाइए। Sir, I said it before only that we have to go line by line because the complete presentation has been changed. When we want to address any sections or any particular item for the TDS, we need to go to the line by line and word by word, comma by comma, grammatical, everything has to become fit into the mind so that we can able to properly present before the officers or during the assessment or submission, like any can we, because of course there is in back of the mind there is the old law present in our mind, right? बट दिस इज स्ट्रक्चर इन डिफरेंट वे, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, तो रिस्ट्रक्चर करना कैसा किया है उसको भेजे में उतारना पड़ेगा माइंड। ठीक, प्रोविल, शशि, कश्यप जी, जो नए लोग हैं प्लीज बताएं। यस सर। बताएं बताएं। कुछ नहीं सर, अभी वही सुन रहे हैं, नहीं तो कुछ आइडिया तो हो कैसे पढ़ना चाहिए। इसके विषय में भी नो कमेंट सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सही है सर। चलिए सर मेरा कहना सिर्फ ये था कि सीक्वेंस हम वैसा ले लें, बाकी पढ़ना नए लो से ही है। मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट द नहीं, सीक्वेंस ठीक ओनली। है, आपकी बात समझ में करते हैं। मैं भी सोचता हूँ आप लोग का इनपुट आ ही गया है। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अब हम लोग है ना इसका जूम का लिंक चेंज कर, तो जो लोग उस व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं तो उसी इनकम टैक्स के ग्रुप में मैं वो भेज दूंगा। जो लोग नहीं हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज मेक श्योर दैट यू पे द फी और देन वी विल ऐड यू टू दैट व्हाट्सएप इनकम टैक्स में जो है इनकम टैक्स व्हाट्सएप। तो लेट मी रिपीट, जो लोग इसमें हैं दे नीड नॉट, इट इज डीम्ड दैट दे हैव पेड। ये वाले जो लोग नहीं हैं, कितने लोग हैं? 43। तो जो लोग नहीं हैं प्लीज मेक श्योर यू मेक। और कुछ? तो जो लोग नहीं है वो कैसे जुड़ पा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? वो तो अभी तो हमने ओपन किया हुआ है ना। अच्छा, मतलब ओके, अभी ओपन अब क्लोज। अनिमेश, तुम्हारी वाइफ आ रही है कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, अभी नहीं आ रही है ज्वाइन, उसको बोलते हैं हाँ फिर तो हम बोलते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कल का लेक्चर जो हो वो आज ही शाम तक या मॉर्निंग में मालूम चल जाए कि कल हमको क्या पढ़ना है। ये तो आपको पूरा टीडीएस पढ़ना है। अब वो उस वक्त, क्योंकि मेरे दिमाग में भी नहीं रहता है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे फ्लो होगा, वो तो आप लोग से बात करते करते अपने आप फ्लो बनता है। मेरे पास बस मैं क्या बना के लेके आया था, आप लोग से ये बना के लेके आया था ये वाला, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करना, बताना कैसे, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं रहता। वो तो आपसे बातचीत करते हुए पता लगता है, मतलब आप ही लोग के इनपुट के अकॉर्डिंग ये बन जाता है। तो आना चाहिए था, पूरा जनवरी खत्म होने आ रहा है, अभी कुछ आया नहीं है। क्या चीज नहीं आया? रूल्स। हाँ, रूल्स नहीं आया, बोला था 15 जनवरी को आ जाएगा। हाँ, जनवरी खत्म होने आया, अभी आया नहीं सर शायद वो। अप्रोक्स फैब मिड तक आएगा। और 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल भी होगा। सबसे पहले तो टीडीएस ही एप्लीकेबल होने वाला है। बिल्कुल सर। पोर्टल में भी कुछ चेंज कर रहे हैं क्या ये? सर ऑफ कोर्स रूल्स चेंज हो जाएंगे तो रूल्स के हिसाब से फॉर्म भी चेंज होने, तो पोर्टल तो अपने आप कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए, अब ट्यूसडे मिलूंगा। मैं क्या करूंगा, आने वाले समय में इसको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कर दूंगा इनकम टैक्स, और जीएसटी को भी 3 दिन कर दूंगा, जो हम लोग एग्जामिशन कर रहे हैं आप लोग के साथ। ठीक सर। जो हम लोग को जो नोटिसेस डिस्कस करते हैं वो वेडनेसडे और सैटरडे की जगह वेडनेसडे और संडे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही है, क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा कि ये कैसे आप लोग को समझाया जाए ताकि समझ में तुरंत आ जाए, रिटेन कर पाए आप, ओल्ड लोग के साथ ये सही से हो जाए। तो मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेट मी थिंक मोर, फिर आपके साथ। चलिए फिर, बाय बाय।